नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिग्मा गुरुकुल के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मैं आप लोगों को आज भी इवन कल भी मैं बता के गया था ऑफलाइन क्लासेस में खासकर कि थोड़ा सा इंग्लिश का जो पैटर्न है, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनका पूछने का जो वे है बच्चों, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इवन आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी यही बात देखी होगी, जिन्होंने एसएससी फेज 13 के एग्जाम्स दिए और जिन्होंने स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया उनके साथ भी यही हुआ कि उनको रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो क्वेश्चंस उन्होंने कभी भी ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन किसी टीचर ने उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ाए। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया और मैंने एनालाइज करने के बाद ये जो 2-4 दिन का जो समय था, इसमें मैंने सारी बातों को नोट किया और नोट करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर निकले कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बेशक ऐड कर दिए गए हों नए टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके का मतलब होता है कि जो भी सेक्शंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इंग्लिश को लेकर, अगर उनको उन सभी की उन बच्चों के अंदर अच्छी डीप नॉलेज होगी तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी एक होता है कि हम किसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से बहुत सारी बातें पढ़ लेते हैं, और एक होता है कि जिसमें हम बिल्कुल डीप जाके सारी बातें पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी के जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं जो उनकी प्रिपरेशंस करते हैं, वो सभी प्रिपरेशन करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि ये बात पेपर में जितनी डिफ़िकल्ट तरीके से पूछी जाएगी उतना आएगा वो। तो यही बात एसएससी के नए एग्जाम्स में देखने को मिली और उसी को लेकर मैं आज आप सभी के सामने आया हूं। जितने बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, और आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं, यार हैं जो नौकरी की तैयारी करते हैं, उनको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा चैनल ज़रूर उनको सजेस्ट करें। इवन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार बिना देरी करते हुए कुछ बातें देखते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में मैं आपको विद एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस देके समझाऊंगा कि जो नया तरीका है पूछने का उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, या फिर जो नया तरीका है क्या हम सबके लिए वो वही तरीका है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन में पढ़ते हैं, क्या मैं उनको ये बात शुरू से बताता आ रहा हूं, ये सारी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। एक बार लेकिन ना कुछ एक दो बातें ना हमें बच्चों पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अब वो एक दो बातें क्या है सर, कि अगर आप इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कितने पार्ट्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारा 3 सेगमेंट में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें अगर मैं बात करूं, जो पहला सेगमेंट होता है वो हमारा ग्रामेटिकल टर्म का होता है बच्चों। किसका होता है? ग्रामेटिकल टर्म का होता है, यानी कि ग्रामेटिकल सेक्शन बोल सकते हो। दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा वोकैबुलरी सेक्शन का आता है, जिसको हम लोग वोकैब सेक्शन भी बोलते हैं। और जो तीसरा आता है वो हमारे पास बच्चों कॉम्प्रीहेंसिव सेक्शन आता है, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव सेक्शन जिसको आप लोग पैसेज वगैरह के क्वेश्चंस बोलते हो, ये 3 आता है। और जनरली ना हर एग्जाम में ना ये तीनों ही आते हैं और तीनों ही कॉमन होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ एग्जाम्स के अंदर ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा होता है, कुछ एग्जाम्स के अंदर वोकैबुलरी का पोर्शन ज़्यादा होता है, कुछ एग्जाम्स के अंदर जैसे अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो मेजरली हम ये जब ये देखते हैं तो उसमें तीनों के तीनों सेगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ, इसी को उठाकर, इसी को मतलब इसी टॉपिक्स को उठाकर जो अभी पेपर हुए खासकर हमारे स्टेनोग्राफर में, एसएससी स्टेनोग्राफर का सी ग्रेड और डी ग्रेड के जो एग्जाम्स हुए जिसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उनमें कुछ क्वेश्चंस में इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम आई कि उन्होंने कुछ बातों का वहां पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको वो क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा किस टाइप के थे, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को उठाकर हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया, और जो कि हमारे आज की हम लोग जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास सबसे पहला है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स बच्चों कोई नया टॉपिक नहीं है। आप
पुराना कोई भी पैटर्न उठाना, आप हमेशा नोटिस करना कि बैंकिंग सेक्टर, एसएससी सेक्टर कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चन देते आया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई तो राय नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन है ना, वो इसने जो उसका क्वेश्चन पूछने का वे है वो बदल दिया, बस ये इस बात का ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन पूछने का जो वे है वो थोड़ा सा चेंज कैसे किया है, इस टाइप की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब पहले तो क्या होता था, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होता था ना बच्चों, वो हमारे पास सिंपल वोकैबुलरी के सेक्शन में आता था, है ना। यानी कि जब भी हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड की बात करते थे ना, तो वो हमारा वोकैबुलरी सेक्शन में आता था, ठीक है। लेकिन अब ये ना वो कंफ्यूजिंग वर्ड आपको ना साथ के साथ ग्रामर के भी सेक्शन में पढ़ने को मिलेगा। मतलब ग्रामर के साथ साथ आपको ये वोकैब्स में भी पढ़ने को मिलेगा, जो कि मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में ये बात बता चुका हूं कि बच्चों एग्जाम का ना कोई पैटर्न नहीं होता, आपको सारी चीजें पढ़ के जानी होती है और उसी बेसिस पर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर सर हम ग्रामर की बात करें कि ग्रामर में हमारे पास इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड की बात करें, तो बच्चों इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है फिलअप्स। कौन सा वर्ड होता है? फिलअप्स, ठीक है। और फिलअप्स में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक्चुअली में ना, मतलब अगर मैं बात करूं रियलिटी में, तो वो हमारे पास ना वोकैबुलरी से ही उठाए गए होते हैं, समझ गए, बिल्कुल वोकैबुलरी से उठाए गए होते हैं और वहां पर ही उसका आंसर एग्जैक्ट देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं ना आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूं, आप सुनना जरा अच्छे से, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये लिखी थी हमारे पास, द पार्टी decorations were criticized for being too dash, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हमारे पास आई हुई थी और इस स्टेटमेंट में हमें यहां पर वर्ड भरना था और वो वर्ड हमें एक एक करके जो ऑप्शंस दिए गए थे वो एक्चुअल में वो चारों के चारों ऑप्शन का जो सिनोनियम होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर वैसे क्वेश्चंस में पूछना क्या चाहता है, देखो अगर हम लोग यहां पर सेंटेंस का सेंस देखें तो बोल रहा है कि द पार्टी डेकोरेशंस वर क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू डैश, यानी कि जो भी फंक्शन किया गया था, जो भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी, उन सभी उस पूरी पार्टी की जो डेकोरेशन थी वो कुछ ना कुछ ऐसी जरूर थी जिसकी वजह से उसको क्या करा गया बच्चों, क्रिटिसाइज किया गया, है ना। अब जब ये क्रिटिसाइज किया गया तो हमें यहां पर ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है ना। अब ऑप्शन में अगर मैं वर्ड लिख देता हूं फ्लैम्बॉयंट, ठीक है, ये वर्ड लिख देता हूं मान के चलो, तो इसका सेंस आता है बच्चों चमकीले के सेंस में, चमकीला, भड़कीला, इंप्रेसिव, इस टाइप के सेंस में आता है, ठीक है। और अगर मैं एक वर्ड और बात करूं रिमार्केबल, क्या बात करूं, रिमार्केबल, ये भी वही सेंस देता है, मतलब जो सेंस हमारा फ्लैम्बॉयंट देता है वही रिमार्केबल देता है, ठीक है। अब एक वर्ड होता है गॉडी, GAUDY, क्या वर्ड होता है गॉडी, ये भी कहीं ना कहीं वही सेंस देता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन याद नहीं आ रहा बट इसी से रिलेटेड था, जैसे एक वैसे मैं लिख देता हूं, एक हमने लिख दिया इंप्रेसिव, कौन सा वर्ड लिख दिया, इंप्रेसिव, है ना। अब मैंने कितनी बार ऑफलाइन क्लासेस में जब भी सिनोनियम एंटोनियम पढ़ाया है और जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है तो मैंने बहुत बार ये बात सिखाई है कि जब कोई पर्सन बहुत स्टाइलिश वे में आता है या अपने बहुत कॉन्फिडेंट होता है अपनी चीजों को लेकर, तो उनके लिए ये सारे वर्ड करेक्ट होते हैं, सारे वर्ड, मतलब फ्लैम्बॉयंट भी करेक्ट होता है, रिमार्केबल भी करेक्ट होता है, गॉडी भी करेक्ट होता है और इंप्रेसिव भी ठीक होता है, यानी कि सबका मतलब ड्रामेटिक भी ठीक होता है। इसके मतलब 8-9 सिनोनियम होते हैं जो जनरली हम सब ने बहुत बार एग्जाम्स में देखे हुए हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें ना हमें कॉनोटेशन पढ़ना था, कॉनोटेशन में हमें सारी पॉजिटिव बातें और सारी नेगेटिव बातों को बाइफरगेट करना होता है, दोनों को हमें मिलाना नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम किसी वर्ड के सिनोनियम पढ़ लेते हैं कि भाई इसका ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, तो आपके उसके जो भी वर्ड
सेंटेंस में यूज करने वाले हैं उन सभी का यूज भी आपको साथ के साथ देखना पड़ता है। इसी वजह से हमें इन सब के सेंस आने चाहिए। और मैंने बहुत बार क्लास में समझाया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एसबीआई के एग्जाम में, आईबीपीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और मैं उसी बेसिस पे, क्योंकि मैं बैंकिंग को भी पढ़ाता हूं, इसीलिए मेरे को पता है ये बात कि पेपर में ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आया था। अब यानी कि उसने ये वाला जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उठा लिया, तो यार सीधा सा सेंस था, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस के वर्ड अलग अलग कर देते। और यहां पर साफ साफ जो नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो वो वर्ड है हमारे पास गॉडी। कौन सा वर्ड है? गॉडी। मतलब जब कोई चीज नेगेटिव वे में, नेगेटिव सेंस में भड़कीली होती है, तो वहां पर हम लोग ये वर्ड को यूज करते हैं। और ऑब्वियसली सी बात है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इवन ये सारे वर्ड एडजेक्टिव्स हैं, और ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है ना। तो आप मुझे खुद बताओ, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं मेरे से, क्या मैंने उनको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए हैं? क्या बिल्कुल पढ़ाए हैं सर, समझ गए। हालांकि ये अच्छा, मैंने ना इसको ग्रामर में बता दिया था, एक्चुअल में किस में था? वोकैबुलरी में था। और वोकैबुलरी में भी आप चाहे इसको ओडब्ल्यूएस से पढ़ लो, आप चाहे इसको सिनोनियम से पढ़ लो, बात बच्चों एक ही है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप सिनोनियम्स में पढ़ोगे, यानी कि पर्यायवाची शब्द में पढ़ोगे, तब भी इसका एक्चुअल मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे, तब भी आपको एक्चुअल मीनिंग ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप के सेंस, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, वो हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछा जाता है। आ रही है भाई बात, समझ में आ रही है? अब जैसे एक वर्ड हम लोग और देखते हैं, इसी से रिलेटेड जगह है यहां पर, यहीं बता देता हूं, चलो। अब मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है एल्यूमिनस, और एक वर्ड लिखा हुआ है एल्यूमिनी, ठीक है। अभी मैं वोकैबुलरी वाला पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है, ग्रामर का भी दूंगा अभी क्वेश्चन। तो ये दोनों वर्ड यूज करें। अब हमें सबको पता है कि ये जो दोनों वर्ड हैं वो कोई फॉर्मर स्टूडेंट के लिए यूज होते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि जब अब ये क्वेश्चन में इसका भी मतलब फॉर्मर है, इसका भी मतलब भी फॉर्मर है, और ये कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा होता है, स्कूल का जो बच्चा होता है, जो पढ़ के जा चुका है, उसको कहते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट हु, क्या वर्ड लिखा है बच्चों? अ स्टूडेंट हु, यानी कि यहां पर सिंगुलर की बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है? सर सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर की बात करते ही एलुमनस उसका आंसर हो जाता है, यानी कि ये सिंगुलर है। और ये वर्ड जो है, ये इसका कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसका आंसर सिंगुलर में दो, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दोनों ही मिल जाएंगे, और उस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको इसका ग्रामेटिकल टर्म नहीं पता, यानी कि यहां पर आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में नहीं पता। हो गई भाई बात, क्लियर हो गई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ऐसे और भी बहुत वर्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं फोन अंदर भूल गया, नहीं तो मैं आपको वर्ड बताता, मैंने उसकी फोटो क्लिक कर रखी थी बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर मैं एक वर्ड और बोलूं आपको, ट्रैश पासर, और एक वर्ड बोल रहा हूं ट्रैश पैसर्स, ठीक है, एस लगा रहा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, अब मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बाकी मैं आपको सेंस समझा देता हूं। इसमें सिंपल लिखा था कि दोज हु कम, क्या बोल रहा था? दोज हु कम। तो दोज हु कम यानी कि जो गेट वगैरह को क्या नाम है, यूं समझ सकते हो कि जो बिना परमिशन के गेट से अंदर घुस जाता है, उसके लिए यूज करा जाता है जबरदस्ती। अब दोज हु बोला हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो जब दोज बोल दिया तो यार प्लूरल वाला आंसर होगा ना, क्योंकि ये इस केस में प्लूरल का सेंस दे रहा है और ये इस केस में सिंगुलर का सेंस दे रहा है। देख रहे हो कितनी बारीकी, छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप ये कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो इसी टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए थे वोकैबुलरी से रिलेटेड, जो कि हमने सिनोनियम एंटोनियम्स में भी बहुत बार पढ़े हैं, और वन वर्ड में तो मैं आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ाता हूं, है ना। आपको मैं कितनी बार सिखाता हूं कि जब भी वर्ड के लास्ट में लॉजी आ जाए, जब भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी आ जाए, इनको क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगर वो पर्सन की बात कर रहा है तो वो हमारे पास आईएसटी होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास कभी भी स्टडी की बात कर रहा है तो हमारे पास लॉजी होता है, क्योंकि लॉजी वाला वर्ड हमेशा बात करेगा जो उसकी मतलब जो उसकी पढ़ाई होती है। और एक व्यक्ति जो खुद पढ़ाई करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? तो वो आईएसटी पर ओवर होता है। तो ये चीजें हमारी ग्रामर में काम आती है, यानी कि कंफ्यूजिंग वर्ड हमारे दोनों को मिला के पूछे गए थे, ठीक है। और ये कोई इतनी बड़ी महाभारत बच्चों नहीं थी, अगर आपने कुछ क्वेश्चंस को पढ़ के अगर आप गए हुए हो तो। अगली बात करते हैं जरा,
और अगली बात है बच्चों हमारी किससे रिलेटेड, और वो है कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड। तो आपको देखो मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं कि भाई अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छी करो। अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी तो वो आपकी वोकैबुलरी में भी काम आएगी और साथ के साथ कॉम्प्रीहेंशन में भी काम आएगी। और कॉम्प्रीहेंशन में चाहे आपके पास बच्चों अरेंजमेंट की बात कर रहा हो, चाहे वो आपके पास क्लॉज टेस्ट की बात कर रहा हो, दोनों में आपको ये काम आने वाला है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अगला है हमारे पास ग्रामेटिकल टर्म्स। अब यार ये ग्रामेटिकल टर्म्स क्या होता है, इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल टर्म्स का बच्चों यहां पर मतलब हो गया कि आपसे ना वो कुछ क्वेश्चंस वो भी पूछेगा जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है यूनिवर्सल ग्रामर, जिसमें आपको कोई भी सेंटेंस देके उस पर अंडरलाइन कर देगा कि भाई बताओ ये जो वर्ड है ये कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है। और पेपर वाला बहुत ज्यादा चतुर होता है, ध्यान रखना, वो आपसे जानबूझ के ऐसा ही वर्ड बोलेगा जो हर सेंटेंस में ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज कर दे। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल फॉलो करेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था। लिखा था एक सेंटेंस कि शी दो क्वेश्चन थे, मैं एक बार समझाता हूं आपको क्या था। शी ठीक है बच्चों, एक स्टेटमेंट है कि शी रिप्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट बिफोर कमिटी। अब वहां पर हमने यहां एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया, कौन सा, बिफोर, और वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है ना, यानी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब जिन बच्चों ने अगर ये वर्ड पढ़ रखा है भाई वही बता सकते हैं कि सर या तो ये सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन बनता है, या फिर सेंटेंस के अंदर सर ये एडवर्ब बनता है, या तो ये सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन बनता है। ठीक है, तीन तरीके से काम आता है और मैंने बहुत आसान तरीके से सिखाया हुआ, जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा। अगर ये सेंटेंस में बच्चों प्रेपोजिशन बनेगा तो इसकी हिंदी हमेशा होगी के सामने। क्या हिंदी होगी, के सामने, के समक्ष, इस टाइप का ये सेंस देता है, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एडवर्ब। आप इसका मतलब से पहले आएगा, लेकिन ये सेंटेंस के हमेशा कहां पर आएगा, लास्ट में आएगा। और तीसरा हमारे पास क्या होगा कि जब ये सेंटेंस में कनेक्टर बनेगा तो ये हमेशा क्या करेगा, दो सेंटेंस से अपने आप को जुड़वाएगा। हो गया, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब हो गया, अब यहां पर सेंस लगा लो, क्या ये वर्ड हमारा क्या दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, तो सर इसका मतलब हुआ कि ये वर्ड हमारे पास क्या नहीं बनेगा, कंजंक्शन नहीं बनेगा। क्या ये सेंटेंस के लास्ट में है, नहीं है, तो क्या ये हमारा एडवर्ब बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और मीनिंग देखो यही तो आ रही है कि उस कमेटी के सामने, तो कमेटी के सामने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, प्रेपोजिशन बनेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब के सीजीएल के एग्जाम्स में। ध्यान रखना, मैं स्पेशली ये सीजीएल वाले बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार सेंटेंस में देखा है कि बोलता है कि भाई जिरेंड फाइंड करो कि सेंटेंस में जिरेंड क्या है, तो ये आपको आना चाहिए। आज ही की क्लास में मैं सेंटेंस में आपको सिखा रहा था कि बेयर इन्फिनेटिव वाली वर्ब्स कौन सी होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, कि कौन सी वर्ब का क्या नाम है, किसको क्या बोलते हैं, ये सारा यूनिवर्सल ग्रामर का पार्ट होता है और आपको ये भी साथ के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर के क्वेश्चंस को लेकर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। अगली अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी किसकी, भाई स्पीचेस की बात है। स्पीचेस क्या होती है, तो आपको पता होगा एक चैप्टर आता है नरेशन, और नरेशन में हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना पड़ता है।
ठीक है भाई। अब कहने का मतलब हो गया कि दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, दोनों पेपर में आएगा। और बच्चों मैं आपको बहुत बार समझाता हूं, अब वो आसान वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आने थोड़े बंद हो गए हैं। आप थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को पढ़ो जो थोड़े डीप, मतलब आदमी का थोड़ा सा दिमाग को ना वो बैठ के पजल करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं स्पेशली अगर आपको बताऊं कि नरेशन के जो क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं वो आप लोग ज्यादातर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के पढ़ो। किसके पढ़ो? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के। उसके बाद आप पढ़ो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। कौन से पढ़ो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। और थर्ड पढ़ो इंपैरेटिव सेंटेंस के, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में बच्चों यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, राइट। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस पढ़ के चले गए तो उस केस में आप देखना ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। बाकी आप सभी को पता है कि मैं जब ये पूरा चैप्टर पढ़ाता हूं तो 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूं, एक आसान और एक मुश्किल। तो जो आसान वाला है वो बेस बनाता है आपका, और जो मुश्किल है उसी बेसिस पर आप आगे आंसर्स देते हो। बाकी अगर आप इनको थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ोगे तो आपका बहुत ज्यादा पेपर में टाइम बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करूं किस टाइप के आए थे, तो वो था हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस। इनको पढ़ो बच्चों, अब वो जमाना गया, आसान आसान क्वेश्चन आ गया कि आई ईट अ मैंगो और अ मैंगो इज ईटन बाय मी, गया वो जमाना, ठीक है। तो थोड़े से इनके भी क्वेश्चंस आप पढ़ो। और इसमें भी कुछ एक दो टॉपिक होते हैं, जैसे इंपैरेटिव सेंटेंस है ना, इंपैरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉइस में। सर क्या वॉइस में भी आते हैं, नरेशन में भी आते हैं? हाँ जी आते हैं, इसलिए आप दोनों में इंपैरेटिव सेंटेंस पढ़िए क्या है। उसके अलावा इन्फिनेटिव विद टू वाले क्वेश्चंस पढ़ो, ज्यादातर पेपर में वो आते हैं। उसके अलावा कंजंक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ो कि कंजंक्शंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस टाइप के वॉइस में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या लिखा है हमारे पास? फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? हिंदी में बोले तो इसको अलंकार होता है। हम देखा ये गया कि जो हमारे पास बच्चों पैसेज आया ना, उस पैसेज में एक ऑक्सीमोरन वाला क्वेश्चन आ गया। अब जिस बच्चे ने ऑक्सीमोरन पढ़ रखा है उसको पता है कि जब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीजों को जोड़ते हैं तो वहां पे ऑक्सीमोरन लगाते हैं। ऐसे ही आपके सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, ओनोमेटापोइया, पुंस, ठीक है, एलिट्रेशन, ऐसे बहुत सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अब एग्जाम में बच्चों ये भी आने लग गए हैं, तो आपको ये इसको भी पढ़ना पड़ेगा। शुक्र मानो अभी फोनेटिक साउंड नहीं आते, वरना आधे से ज्यादा बच्चों को फोनेटिक साउंड नहीं आते हैं, ठीक है। बट वो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं आपके, जब पूछेंगे तो वो भी जरूर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मेजरली जो देखा गया वो इन टॉपिक्स में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस आया, ठीक है। उसके अलावा एक बात मैं और बता देता हूं कि जो बच्चे देखो ग्रामर पढ़ते हैं उनको तो वो पढ़नी है, वोकैबुलरी जो लर्न करनी है वो तो करनी है, कॉम्प्रिहेंशन जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। लेकिन मैं आपको कम से कम 4 से 5 चैप्टर वो बताता हूं जिसको आप बिल्कुल डीप पढ़ के जाना, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम में आते हैं। उनके क्वेश्चंस को देखकर जाना, क्योंकि उनके क्वेश्चंस के बिना आप याद रखना सीजीएल का एग्जाम बना ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई कंजंक्शन के, कि कंजंक्शन का या तो डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा या तो कंजंक्शन का आपसे एरर पूछेगा। आपको ये आना चाहिए कि किस टाइप का है। दूसरा हमारा जो चैप्टर होता है उसको कहते हैं टाइम एंड टेंस। हालांकि टाइम एंड टेंस पढ़ोगे कंजंक्शन की भी बहुत सारी बातें उसके अंदर एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम होता है हमारे पास एडजेक्टिव। इसमें आपको सब पढ़ना होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, क्या नाम है ये, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव, ये पूरा टॉपिक बनता है इसका। 6-7 टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसका नाम क्या होता है भाई? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी और यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन भी आपको आना चाहिए। और जो लास्ट हमारे पास टॉपिक होता है वो होता है बच्चों कौन सा? वर्ब। कौन सा होता है? वर्ब। हालांकि एडजेक्टिव पढ़ोगे ना तो इसके साथ आपको एडवर्ब पढ़ने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और वर्ब में कौन से टॉपिक्स आते हैं? सर फाइनाइट, इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट के 3 पार्ट्स आ जाते हैं, इन्फिनेटिव विद टू, विदाउट टू, जिरेंड और पार्टिसिपल। फिर पार्टिसिपल के 3 टाइप आ जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके अलावा भी वर्ब्स होती हैं, जैसे मोडाल्स वर्ब हो गई, कॉजेटिव वर्ब हो गई, रेगुलर वर्ब हो गई, इरेगुलर वर्ब हो गई और ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये सारे टॉपिक
हमारे किसके हैं भाई, वर्ब के हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी कि हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, किस क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम देना है, उसी के बेसिस पर ही बच्चों पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि जितने नए नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हालांकि जब मैंने पेपर को थोड़ा सा एनालाइज किया बच्चों के थ्रू, हालांकि वो पेपर अभी आएगा तो आपको वो पूरा पेपर भी यूट्यूब पर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो उससे यही पता चला कि थोड़ा सा ध्यान दे के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे तो आपको आंसर तो आराम से मिल ही जाएगा। उसके लिए बाकी सेगमेंट को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पेपर में होपलेस हो जाते हो अगर आप कोई मान के चलो रीजनिंग का सेट कर रहे हो, रीजनिंग का सेक्शन आपने ओपन करा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर आदमी थोड़ा सा हो जाता है नर्वस वहां बैठ के। तो प्रिपरेशन ऐसी करो कि वहां पर आप नर्वस ना हो, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको आज कुछ ऐसी बातें बताई, आई होप सो आपको आई होगी, और ये सारी बातों को थोड़ा ध्यान रखना और उसी बेसिस पे ही पढ़ना। और कोई ऐसी क्वेरी लगती है, कोई ऐसा डाउट लगता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हमारी हर वीडियो के नीचे आपको 2 फोन नंबर, इवन 3 फोन नंबर मिलते हैं, आप किसी पे भी कॉल करके कोई भी इंक्वायरी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आप ले सकते हो और आपको सबसे बेस्ट एडवाइस ही मिलेगी यहाँ पर। चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।